जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी NET में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इंडियन जियोग्राफी के पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल इशू के कारण आपका वो पूरा PDF कंप्लीट नहीं हो पाया था, पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे जो हमारा इनकम्प्लीट था उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग ये पेपर एनालिसिस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी 2010 से 2023 तक ही देख रहे थे। तो हम लोग कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट तक देख चुके थे। उसके आगे आज हम लोग जो मिनरल्स वाला पॉइंट है इसको क्या करेंगे, अच्छे से देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिनरल्स की बात किया जाए यानी खनिज की बात किया जाए तो खनिज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो कुछ प्रमुख खनिज हैं उसमें क्या है ध्यान में रखना है, दो चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि वो खनिज जो पाए जाते हैं वो लोकेटेड कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। यानी जो माइंस है, जैसे मान लो बैलाडीला की खान है तो ये छत्तीसगढ़ में है, किसके लिए है, लोहे के लिए फेमस है। तो ऐसे ही जो आपको मिनरल्स में याद रखने हैं, जो भी मिनरल्स हम आपको बताएंगे उसमें आपको माइंस कहाँ पे है, किस राज्य में किस स्थान पे लोकेटेड है, उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिनरल से पूछे गए हैं। तो मिनरल्स में बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आयरन और याद रखना है, लोहा इसका याद रखना है कि लोहा इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है। पहला पॉइंट लोहा के बारे में। दूसरा कॉपर के बारे में याद रखना है, ठीक है। तीसरा एल्युमिनियम के बारे में भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। गोल्ड के बारे में भी आप याद रख सकते हैं और कुछ जो है चांदी के बारे में भी याद रख सकते हैं। उसके बाद यानी एल्युमिनियम मतलब कहने का मतलब है बॉक्साइट को आपको ध्यान में रखना है, यानी बॉक्साइट हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया और आपका सिल्वर यानी चांदी हो गया। इतनी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखकर इनकी खान को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, इनकी माइंस को अच्छे से पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका एनर्जी सिनेरियो। एनर्जी सिनेरियो में क्या है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है यानी जो ऊर्जा मिलती है, मोटर वाहन को ऊर्जा मिलती है। तो एनर्जी में आपको पहला हो गया पेट्रोलियम में वही बात याद रखनी है कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा कोल में आपको माइंस याद रखना है, जैसे झरिया हो गया, ठीक है। तो झरिया कोल माइंस हो गया, ये कहाँ पे है, ये आपका झारखंड में है। ऐसे पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जो है क्या है कोल माइन है, सबसे ज़्यादा झारखंड में है, छत्तीसगढ़ के रीजन में कुछ है। तो इन रीजन में जहाँ जहाँ पर कोयला पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है पूरे भारत में जहाँ पर, और शक्ति के साधन में देखा जाए तो ये दो तो इम्पोर्टेंट हो गया। तीसरा आपको क्या याद रखना है कि जितने भी जो है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर बनाए जाते हैं उन एरियाज को याद रखना है। और साथ ही साथ एनर्जी में आपको कुछ जियो थर्मल एनर्जी जैसे पूगा वैली हो गई, जम्मू कश्मीर में हो गया पूगा वैली, मणिकर्क हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला पॉइंट है यानी जियो थर्मल एनर्जी है या आपका पेट्रोलियम है या कोल है, तो एनर्जी वाले में ये तीन आपको क्या करना है, फोकस करना। यही तीन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पे याद रखना है, जो एटॉमिक एनर्जी जहाँ से हमको एनर्जी बिजली हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, तो उसके जो है कहाँ कहाँ पर जो है क्या लगाए गए हैं, जो ये यूनिट है वो स्थापित की गई है। जैसे कलपक्कम तमिलनाडु में कलपक्कम एक स्थान है, नरोरा है आपका जो है, नरोरा है, रावत भाटा है नरोरा गुजरात में, रावत भाटा आपका कहाँ पे है, तो रावत भाटा आपका राजस्थान में है। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके जो है नरोरा आपका जो है उत्तर प्रदेश के फॉरी बुलंदशहर में है, ना कि कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात में आपका काकड़ा पारा है। तो ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक और आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आपका है पॉपुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से देख सकते हैं लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। हर साल आपको 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको पॉपुलेशन सेक्टर से। तो पॉपुलेशन में फर्स्ट ऑफ याद क्या रखना है आपको, 4 सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वाले स्टेट, 4 सबसे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट, ये याद रखना है। आपको डिकेडल ग्रोथ याद रखना है कि 2010 से 2021 में जो हम आए, तो जो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि किस राज्य में हुई, 2-3 राज्य जो है ऊपर के राज्य स्टेट के नाम आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए पॉपुलेशन से, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए आपका। तीसरा पॉइंट जो पॉपुलेशन में आपको याद रखना है, आपको जो है
याद ये रखना है, स्टेट हमने आपको बता दिया 4 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ बता दिया हमने आपको कि ये ध्यान में रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी ध्यान में रखना है, 4 सबसे ज़्यादा डेंसियल स्टेट कौन से हैं, सबसे कम 4 सबसे कम कौन से हैं। डेंसिटी के बाद आपको सेक्स रेशियो याद रखना है, 4 सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहाँ पे है, 4 सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, यानी डेंसिटी को ध्यान में रखना है, सेक्स रेशियो को ध्यान में रखना है, और लिटरेसी को भी ध्यान में रखना है कि 4 सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है, 4 सबसे कम साक्षर राज्य कौन है। वैसे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया पूरे इंडिया का होना चाहिए कि हाँ ये इसका कम है इस राज्य की तुलना में, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे नॉर्मल नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से भी मैच द फॉलोइंग या 7-8 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको पूछ लिया जाएगा इस तरीके से तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कि जो है झारखंड के जो सेक्स रेशियो है वो बिहार की तुलना में कम या ज़्यादा है, एक स्टेटमेंट हो गया। अब आप सोचिए कितना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है बताइए बिहार जो है ज़्यादा डेंस है पश्चिम बंगाल की तुलना में, तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि 4 कम से कम तो आप अपने तरीके से याद रखें। सेक्स रेशियो ध्यान में रखना है, लिटरेसी ध्यान में रखना है, डेंसिटी 4 मतलब घनत्व, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ध्यान में रखना है, 4 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन मिनिमम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स जो आपको पॉपुलेशन में बताए गए, डिकेडल ग्रोथ को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कहाँ से, पॉपुलेशन वाले टॉपिक से, ठीक है। और इसके बाद जो आपका पॉपुलेशन में जो कोई पॉइंट बचता है तो ऐसा जो है कोई आपको नीड्स नहीं है कि आप कुछ इसमें और इसमें क्या करें, देखा जाए इतना अगर आप तैयार करते हैं। हाँ एक विशेष इसमें छूट जा रहा था भी हमको ध्यान में आया, पॉपुलेशन से आपको यह याद रखना है कि जो एससी पॉपुलेशन है, आपकी अनुसूचित जातियां हैं, वहां से लगातार देख रहे हैं कि हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 4 किस किस जो है स्टेट में अनुसूचित जातियां हैं, एक आप ऐसे नाम याद रख ले, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर अनुसूचित जातियां हैं ही नहीं, उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद में जो एससी जो जातियां हैं, ठीक है, उसमें आपको टॉप 4 याद होना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ पे कहाँ कितना जातियां हैं एससी, ठीक है, कितने कितने परसेंटेज में। एससी कम्युनिटी से लगातार क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्राइब्स भी। ट्राइब्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि जो है ये थारू हो गया उत्तराखंड में पाई जाती है, बुक्सा हो गया, जौनसरी हो गया, ये जो जितने भी भील हो गया, गौंड हो गया, भील इधर गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में, गौंड छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल झारखंड वाले रीजन में, संथाल हो गया जी, ठीक है, कुकी हो गया मणिपुर में, नागा हो गया नागालैंड में, खोंद हो गए, खोंद जनजाति उड़ीसा में काफ़ी इसमें चर्चा में है, तो वो ध्यान में रखना है। और साउथ में कुछ जनजातियाँ, तो जनजातियों को आपको लोकेट करना है मैप पे, मैपिंग से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर साल मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जब भी पूछा गया है साथ ही साथ एससी और एसटी दोनों की पॉपुलेशन ओवर टोटल पॉपुलेशन में, जैसे शायद 16.5% पॉपुलेशन जो है एससी की है टोटल पॉपुलेशन में, और 8.5% आपकी क्या है, एसटी की है। एसटी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है किस स्टेट में, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो है एसटी यानी ट्राइब्स जो होते हैं उनको एसटी में माना जाता है, एसटी कम्युनिटी है वो, तो जो है ट्राइबल पीपल कहाँ पे रहते हैं जो आपको बताया गया है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्राइबल पीपल को 4th वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी मानी जाती है, यानी चौथी जो है इनको जो है 4th वर्ल्ड की संख्या दी जाती है कि ये जो है चौथे संसार के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि एक डेवलप होता है, डेवलपिंग होता है, उसी में एक अंडर डेवलप होता है, और उनको 4th वर्ल्ड की पॉपुलेशन मानी जाती है। ये भी एक बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला जो है वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट कौन सा है, वो एग्रीकल्चर का सेगमेंट है, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर, ये सब जो टॉपिक आपको बताएंगे काफ़ी वास्ट टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, बस आपको जो बताया जा रहा है उतने डायमेंशन को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा हमें पढ़ना क्या है। अब बात करें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया में कौन से प्रकार के जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कौन से हमारे खरीफ हैं, कौन से हमारे रबी हैं क्रॉप्स, कौन से जायद हैं। अब फिर उसमें बात किया जाए कुछ खरीफ जैसे कुछ फसल क्रॉप्स की नाम लिया जाए कि यानी जो आपका जो है राइस हो गया, जो आपका यानी आपका जो जो वीट हो गया यानी गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, कुछ आपके जो है सब्जियां हो गई, कुछ आपके जो है अनाज में, और सरसों की बात कर लिया जाए, मटर की बात कर लिया जाए, तो इसमें जो मेजर मेजर क्रॉप्स हैं वो किस एरिया में उगाई जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हुआ एग्रीकल्चर में पूछा गया है। साथ ही साथ जो जितने भी क्रांतियाँ जैसे बात किया जाए कि जो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, जो दुग्ध क्रांति हुई यानी श्वेत क्रांति हुई, ये सारी जो क्रांतियां हैं आपकी, न्यू हरित क्रांति क्या है, ओल्ड हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किस राज्य रीजन में आया, उनको लाभ और उसके नुकसानों में क्या हुआ, यहाँ से सबसे सारे क्या किए गए हैं आपके एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछे गए हैं, तो इतने सेगमेंट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आपका है इरिगेशन का। इरिगेशन में क्या करना है आपको, इरिगेशन में बस ये ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो सिंचाई के साधन है कौन कौन से इरिगेशन की फैसिलिटी है। तो फिर हम लोग पंपिंग सेट हमारे यहाँ, उसके बाद क्या नंबर आता है, तालाब का है, फिर कुएं का है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है, कुएं से ज़्यादा सिंचाई कहाँ से होती है, तालाब में, जैसे साउथ इंडिया में तालाब से ज़्यादा सिंचाई होती है। क्यों तालाब से ज़्यादा सिंचाई होती है, यानी क्योंकि वहाँ पे जो है क्या है कि जो है जो लैंड से वो काफ़ी हार्ड है, इसलिए वहाँ तालाब खोद कर जब वहाँ पे जल संचित किया जाता है तो वो परकुलेट नहीं करते हैं, यानी रिस्क कर जमीन में नहीं चले जाते हैं, काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं, क्योंकि वर्षा का जल वहाँ पे क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है, क्योंकि वहाँ की नदियाँ 12 यानी पेरिनियल नहीं है। तो यहाँ सिंचाई के साधन आपको ध्यान में रखना है कि किसके राज्य में किससे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। उसके बाद अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन यानी जो है कृषि जलवायु प्रदेश और पारिस्थितिकीय प्रदेश इंडिया में कितने हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश 15 हैं और इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं, वो आपके 20 हैं। अब ये जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, इसके अगर आप लोग नाम याद कर पाते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। साथ ही साथ जो आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को जो डिवाइड किया गया है किसके द्वारा, जैसे इसको 2 लोगों के द्वारा, यानी योजना आयोग प्लस जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है, ये दोनों मिलकर भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, ये ध्यान में रखना है। और उसमें कौन कौन सा बेस लिया गया है, ठीक है, वाटर एबिलिटी कितनी है, आपका जो है सॉइल है कैसा है, इन सब बातों को आपको क्या करना है, 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखना है, यानी बेस को और कितने कितने हैं, 15 और 20 है। 15 का अगर नाम याद रख सकते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। अगला जो है वो है आपका ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। कुछ जो है यहाँ से लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। थोड़ा बाद में हमको दिखा जो है उसको देखा तो हमें ध्यान में आया, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो ट्रांसपोर्ट के, तो ट्रांसपोर्ट में आपको क्या पढ़ना है कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट का सबसे जो है जो ज़्यादा प्रयोग करने वाला साधन क्या है, यानी हमारे यहाँ रेलवे नेटवर्क ज़्यादा है या रोड का क्या स्थिति है, ठीक है। रोड में 4 आपको याद रखना है, हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 4 आपको लेंथ याद रखनी है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं याद रखनी है, बस ये कि किस नंबर पे जो है पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, टॉप 4 हाईवे कहाँ पे है इंडिया में, सड़कों के मामले में देखा जाए, रोड के मामले में। उसी प्रकार से रेलवे नेटवर्क में देखा जाए तो किस स्टेट में ज़्यादा है, इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे रेलवे नेटवर्क में कौन सा पोजीशन रखता है, ठीक है। और जरिए वाले में बात की जाए तो हम लोग जो है वाटरवे से कितना जो है किस कहाँ से, जो हमारे यहाँ वाटरवेज हैं 6-7 वाटरवेज हैं, जिसमें कुछ का नाम, जैसे पहला आपका कहाँ से पड़ता है, तो पहला आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक, दूसरा धुबरी से सदिया तक, ठीक है, कोच्चि से जो है कोच्चि से एक और एक कोई पॉइंट है तो हम इसमें स्किप कर रहे हैं। तो ऐसे जो तीसरा जो आपका जो है वाटर बेज है, तो जितने वाटर बेज हैं इंडिया में उसको क्या करना है, आपको याद कर लेना कि ये कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, किस रिवर पे बनाए गए हैं, ये जो है बनाए गए हैं। तो वाटर बेज आपको याद रखना है और पोर्ट्स याद रखना है आपको कि जो है ईस्टर्न घाट में कौन कौन से पोर्ट हैं और वेस्टर्न घाट में कौन कौन से पोर्ट हैं, यानी बंदरगाह हैं। ये भी आपको बातें ट्रांसपोर्ट में ध्यान में रखनी है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप देख पाएंगे तो जो है जो एयर ट्रांसपोर्ट हमारा है यानी वायु परिवहन है, उसके बारे में देख सकते हैं, बट फॉर ऐसा आपको कोई नीड्स नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, ठीक। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अर्थक्वेक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। अब इधर तो 2-3 साल से हर साल क्वेश्चन पूछा है। अर्थक्वेक में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इंडिया का मैप उठाना है और इंडिया को जो है कितने सेस्मिक जोन में बांटा गया है, जो 4-5 सेस्मिक जोन है उसको याद रखना है, और किस सेस्मिक जोन में कौन सा रीजन पड़ता है आपको दे दिया जाएगा कि सेस्मिक 2 वाले जो रीजन है वो कौन कौन से हैं। तो भारत में आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर भूकंप के क्षेत्र में आते हैं, जो आपका जो है जो आपका हिमालय वाला रीजन है, क्योंकि ये किस पे है, ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट के जो है ऊपर बना हुआ है, तो ये काफ़ी जो है इनस्टेबल कंडीशन में रहता है, अस्थिर रहता है, तो यहाँ पर भूकंप ज़्यादातर आते रहते हैं। तो भूकंप में जो है जो इंडिया को जितने भी सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, भूकंप वाले पॉइंट में याद रखना है। और कोई बात यहाँ पर याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं, बस यही हमेशा आपसे क्या है पूछा जा रहा है। अगला है थोड़ा सा हमारे यहाँ अर्बन सिनेरियो, ठीक है। अर्बन सिनेरियो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, ये भी आप यहाँ से भी 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो अर्बन में आपको याद रखना कि इंडिया में अर्बनाइजेशन का परसेंटेज क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 4 मोस्ट जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी 53 है यहाँ पे 2001 में 35 थे, अब 53 में देखिए कि किस स्टेट में कितने, जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा है, केरला में, यूपी और केरला में लगभग 7 या 8 दोनों बराबर हैं। और कौन कौन से शहर मेट्रोपॉलिटन हैं, 4 मैक्सिमम जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी याद रखना है जो पॉपुलेशन में ज़्यादा हो, टॉप 4 याद रखना है आपको, ठीक है। 4 सबसे ज़्यादा अर्बनाइज पॉपुलेशन किस स्टेट में रहती है अर्बनाइजेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 सबसे मोस्ट अर्बनाइज यानी जो नगरों में रहने वाली जनसंख्या है वो 4 सबसे ज़्यादा नगरों में रहने वाली जनसंख्या कौन कौन से स्टेट हैं, चारों याद रखना है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, चारों को सीक्वेंस याद रखना है आपको। कुछ जो है नए सिटी जो डेवलप किए गए, नए टाउन प्लानिंग है, जैसे चंडीगढ़ का प्लानिंग किसने किया, कुछ स्टेट गांधीनगर को बाद में बसाया गया, भुवनेश्वर को बसाया गया बाद में, ये जो नए नए सिटी डेवलप किए गए उनके नाम याद रखने हैं आपको अर्बन सिनेरियो में, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो हमने बनाया है जो है ये आपके लिए एनालिसिस करते हैं हम इस पेज में। तो इसमें हमने लिखा था कि यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आपके एग्जाम में यहाँ से जो आपको बताया गया है कि 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो एनसीआर वाला रीजन जो डेवलप किया गया है, तो एनसीआर वाले रीजन की एनसीआर वाले रीजन के बारे में भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, नॉलेज रखना है कि एनसीआर कितने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में है और कौन कौन सी सिटी वहाँ पर डेवलप की गई हैं, यानी जो सैटेलाइट टाउन है जिसको बोलते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर आप पहले सेटलमेंट पढ़ेंगे फिर इंडिया पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद में कौन सा टॉपिक है, उसके बाद में आपको पढ़ना है बायोस्फीयर, वेटलैंड एंड टाइगर रिजर्व। यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने वेटलैंड हैं, वेटलैंड लगातार बनते हैं, नए नए जो भी रिसेंट में बने हैं उनके नाम याद रखिए। और टाइगर रिजर्व जो नए नए हैं लगभग 54 टाइगर रिजर्व, एक हाल ही में एक टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, ये आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन हो जाता है उसे देखा जाए, लेकिन इंडिया वाला एस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे यहीं पर देख लेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका प्लानिंग रीजन यानी नियोजन क्षेत्र। नियोजन क्षेत्र में क्या ध्यान में रखना है कि इंडिया को जो है कुछ विद्वान है, जैसे हम नाम लेंगे तो एल एस भट्ट, प्रकाश राव है, ठीक है। और बात किया जाए तो पी सेन गुप्ता हैं, उसी प्रकार से जो है चंद्रशेखर हैं, राव जी हैं। तो इन्होंने कितने कितने जो है भारत को मेजर और जो है माइनर, यानी जैसे बात की जाए 1548 रीजन में बी एस नाथ और बी नाथ ने भारत को 15 प्रमुख और 48 लघु या मध्यम जो है क्षेत्रों में विभाजित किया है। पी सेन गुप्ता ने 7 मेजर और 42 क्षेत्रों में डिवाइड किया है। तो एक तरफ आपको उनके क्षेत्र दे दिए जाएंगे यानी 15, 7 या 48, 42, एक तरफ उनका नाम दे दिया जाएगा और यही बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वही देख लेना है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या पूछा गया है। और आपको कुछ पढ़ने जरूरत नहीं, केवल क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है 4-5 विद्वानों का जो आपको हमने बताया है, जैसे चंद्रशेखर का है, राव का है, एल एस भट्ट, प्रकाश का है और जो है पी सेन गुप्ता का है। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपका रेस का क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या करना है आपको, ये बस याद रख लेना है कि इंडिया में जो रेसेस है उसको जो क्लासिफाइड किया गया है वो 2 विद्वानों ने किया है, एक बी एस गुहा नाम के विद्वान ने किया है और एक और विद्वान है, एक है जो है आर एल सिंह। तो आर एल सिंह ने कितने भारत में कितने प्रकार के रेस बताए हैं कौन कौन से, और जो है बी एस गुहा ने कौन कौन से रेस बताए हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या है कि एक लोगों ने शायद 6 बताया, एक लोगों ने 7 या 5 बताया है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जो है क्या है रेसेस है इंडिया में जो बी एस गुहा के द्वारा बताए गए हैं। तो दोनों में क्या करेगा, काफ़ी क्लेश होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट करेगा आपको कि हाँ ये जो है बी एस गुहा का साहब का था जो क्लासिफिकेशन था, या जो आपकी जो दूसरे ज्योग्राफर हैं उनका क्लासिफिकेशन आपका था, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स जो टोटल आपको बताए गए हैं अगर आप पढ़ते हैं तो आप आराम से जो आपको 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप 10 प्लस आसानी से क्या कर सकते हैं, केवल 1 यूनिट से इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स पेपर बन जाता है, लेकिन अगर आप वर्ड पढ़कर यहाँ पे आते हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। मिनरल्स में आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, नए पॉइंट्स कोई नहीं पूछा जाता है। जितने आपके प्रीवियस यानी जो अभी तक का जो PIQ आप देखेंगे तो PYQ अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो PYQ से ही देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए। जितना PYQ आया है सारे याद कर लीजिए आप, किसमें, मिनरल्स के सेक्टर में कौन कौन से जो है कहाँ कहाँ पर आयरन है और कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और एक टॉपिक इसमें अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो इंडस्ट्री बच रहा है आपका, इंडस्ट्री भी आप थोड़ा सा क्या करेंगे देख के जाएंगे। इस इंडस्ट्री में क्या है कि आपको विशेषकर देखने की जो बात है इंडस्ट्री में
वो है आयरन एंड ओर इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट जो है पंचवर्षीय योजना जो आपको हुई थी, 5 ईयर प्लानिंग हुआ था। सेकंड में कौन कौन से एस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे जो आपका जो है भिलाई है, ठीक है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, बोकारो है। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये शायद फर्स्ट जो है प्लानिंग में लगाए गए थे, और बोकारो सेकंड में लगाए गए थे 1964 में। किसके सहयोग से लगाए गए थे। उसी प्रकार जो आपके एल्युमिनियम के जो है नालको, बाल्को, ये सारे जो है इंडस्ट्री हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, किसके सहयोग से लगाए गए हैं, ये याद रखना है। और जो है इंडस्ट्री में आपको जो है जो आपका केमिकल है यानी रसायन है, जिसमें आपको विशेषकर याद रखना है जो खाद वाला पोर्शन है, यानी यूरिया कहाँ कहाँ पे, यूरिया के कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स लगाए गए, यूनिट्स लगाए गए हैं इंडिया में फर्टिलाइजर में देखा जाए तो वो याद रखना है। इंडस्ट्री में आपको जूट इंडस्ट्री अच्छे से, जूट इंडस्ट्री तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आपको पढ़ना चाहिए। तो जो आपका जो है कॉटन इंडस्ट्री है इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये बातें आपको क्या करनी है, याद में रखनी है। एक पॉइंट और कई एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे जब आप पढ़ेंगे इंडस्ट्री की, कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगे हैं, जैसे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये कहाँ पे लगा है, झारखंड में लगा हो। तो टिस्को वहाँ पे लगाने का क्या कारण था, क्योंकि वहाँ पर आसानी से लोहा भी मिलता है, कोल भी बगल में मिल जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसको कोल कहाँ से प्राप्त होता है, इसको आयरन कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इतने सेगमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि आप 10 से 12 क्वेश्चन आप कहीं नहीं गए, और इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी आप सिलेबस देखेंगे तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगने वाला है सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी आपका 2 पार्ट में वीडियो बन गया है, ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले दिन। हम लोग बस जो है 2-3 जो है क्या करेंगे वीडियोज में अच्छे से इसको कवर करके, फिर हम आपको कुछ MCQ बनाए हैं आपके लिए, लगभग 700-800 MCQ, तो वो लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है और लोगों को इसका क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।